मुल्क में तो सियासी इस्तेहकाम है, मगर पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कशमकश में शिकार है। MQM की ये इंतहा हो रही है या एक नई इब्तिदा की जानिब बढ़ रही है, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले हेडलाइंस। कराची में मकरू जराइम की अलामत, बाबा लाडला आज बलूचिस्तान में मारा गया है। शहर में आने वाली अच्छी खबरों की ये एक और बड़ी अच्छी खबर है। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट में आज मुस्तकिल बहाल हो गई है और इस तमाम मामले का किस्सा तमाम हुआ, मगर इसमें तहरीक-ए-इंसाफ की मदद की उसके बदतरीन सियासी मुखालफीन यानी जमीयत उलमा इस्लाम MQM और खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। वफाकी काबीना के रास्तबाज और अहम तरीन अरकान में से एक चौधरी निसार अली खान साहब के वकार का इम्तहान है। आपकी FIA ने गिलानी और अमीन फहीम पर गजब करप्शन के केसेस सर्द खाने के नजर कर दिए हैं, मगर हमें यकीन है कि वजीर दाखिला ना इस शर्मनाक अमल का हिस्सा बनेंगे और ना इन अहम केसेस को हमेशा सर्द खाने में रहने देंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ बमए आर्मी चीफ राहील शरीफ आज कोयटा पहुंचे। वहां भी हालात में बेहतरी नुमाया है। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक बार फिर अज़म किया कि नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाएंगे और बलूचिस्तान को और मराद देंगे। सब मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करें, नहीं की तो जमहूरियत भूल जाएं। धांधली के इल्जाम से हुकूमत की जान छूटी है, मगर इंतखाबात के हवाले से इस्लाहात करना जरूरी है। से कोई गरज नहीं है। उच्चार जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना, बुरका ना उठाओ। उनके आखिरी कतरे तक एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। एक और अच्छी खबर कराची के लिए भी और मुल्क के लिए भी। कराची में वहशतनाक जराइम की एक बड़ी अलामत, बाबा लाडला आज मारा गया है। ये उसी तरह की अच्छी खबर है जैसा कि अब से चंद रोज कबल दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सबसे मकरू अलामत मलिक इसहाक को मारा गया था। आज बाबा लाडला को इत्तलात के मुताबिक जो कि दुनिया न्यूज़ को हासिल हुई है, उसकी मौत बलूचिस्तान में ईरानी सरहद के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकाबले के दौरान हुई है। सिंध हुकूमत ने कहा था कि नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला के सर की कीमत 25 लाख रुपए है। आज जराए ने बताया है कि बाबा लाडला की लाश और इसके जेर इस्तेमाल गाड़ी भी अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है, जिनमें से एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। बाबा लाडला इक़दाम कत्ल, भत्ता खोरी, अगवा बराए तावान और इसी किस्म के कम अज कम 100 संगीन जराइम के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। लेकिन उसका सबसे भयानक जुर्म कराची की शेर शाह की कबाड़ी मार्केट में भत्ता न मिलने पर कई ताजरों को उसने एक साथ कत्ल कर दिया था। बाबा लाडला को कराची के ओल्ड सिटी एरिया यानी लियारी और इसके अतराफ में कौम की खौफ की अलामत समझा जाता था। इससे कबल भी बाबा लाडला की हलाकत के बारे में बार बार खबरें मीडिया में आई है, लेकिन इस बार की खबर पक्की खबर है और इसकी अब हर तरफ से तस्दीक हो चुकी है। इस हवाले से ये बात बहुत अहम है कि बाबा लाडला कराची ऑपरेशन के आगाज से ही रोपोश हो गया था। इससे पहले बताया गया था कि एक और ऐसी किस्म का गैंग वॉर लीडर रहमान डकैत अरशद पप्पू और उसके बाद अब बाबा लाडला माजी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि इसका एक अहम रुकन और गैंग वॉर का एक अहम सरगना उज़ैर बलोच के बारे में बताया गया है कि वो इस वक्त दुबई में है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी गैंग वॉर के किरदारों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है और इस पूरी सूरत हाल की वजह से कराची में सुकून है। भत्ते की पर्चियां अब नहीं आ रही हैं, अगवा बराए तावान के वाकयात नहीं हो रहे हैं,
लियारी जो कराची की जान है, वहाँ पर रौनकें बहाल हो रही हैं और लोग अब वहाँ जाने से डरते नहीं हैं। और आज इन रौनकों को तबाह बर्बाद करने वाली एक बड़ी अलामत जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आज की इस बड़ी खबर पर और जराइम की इस बहुत बड़ी अलामत के इख्तिताम पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बाखबर सहाफ़ी और कराची में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। कौन है ये बाबा लाडला? कामरान साहब, दहशत की अलामत और लियारी में रहमान डकैत के बाद जो कमांड संभालने वाला शख्स था उसका नाम था नूर मोहम्मद बाबा लाडला, जिसने रेंजर्स पुलिस हसादारों के लिए तिगनी का नाच नचा दिया था। गिरफ्तारी उसकी नहीं हो रही थी और इतनी दहशत का थी कि इसने तमाम लियारी समेत पूरे कराची में इसके नाम से लोग भत्ता लेते थे और ये दहशत की अलामत समझाता था। और एक बड़ी कामयाबी है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, खुसूसन सिंध पुलिस काफ़ी खुश है। लेकिन ये कितने अरसे से एक्टिव था और किस तरह से ऑपरेट करता था और किस तरह से इसका नाम बिकता था? देखिए, सूरत ऐसी थी कि जब रहमान डकैत का करीबी साथी था, गुज़िश्ता 5 साल पहले जब रहमान डकैत को गिरफ्तारी के लिए चौधरी असलम ने छापा मारा हब चौकी में, तो रहमान डकैत को फ़रार कराने में इसका बड़ा हाथ था। इसने मुकाबला किया, कई घंटे तक मुकाबला हुआ, पुलिस एहलकार जख्मी हुए, चौधरी असलम खुद बाल बाल बचे, ये वहाँ से फ़रार हो गया। जब रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम ने ही मारा तकरीबन 2008 या 9 के दरमियान सालों में, तो ये उसके बाद लीडर बन गया, गैंग लीडर। इसके ताल्लुकात, क्योंकि ये पैसे का इसके लिए बहुत रेल पेल थी, अरबों रुपए भत्ता लेता था, ताजरों को पर्चियाँ भेजता था। इस कदर दहशत की अलामत थी कि कुछ लोग पकड़े गए सिर्फ उसका नाम लेके भत्ता मांगते थे। तो अब अंदाजा लगाएं कि कितना इसके अच्छा, ये जो गैंग वॉर थी लियारी की, जो कि अब एक आलमी उसकी शोहरत है, इसमें एक तरफ क्या हम ये कहें कि एक तरफ उज़ैर बलोच होता था और एक तरफ बाबा लाडला होता था, ये इनकी लड़ाई थी आपस की या क्या इनके ताल्लुकात? देखिए, बेसिकली 2 ग्रुप बन गए थे। ये शुरू में जब इनका झगड़ा था, उज़ैर बलोच के वालिद को मारा था अरशद पप्पू के वालिद ने, उसके बाद रहमान डकैत पर इल्ज़ाम था कि उसने मरवाया। उसके बाद दुश्मनी शुरू हुई और दोनों बेताज बादशाह बन गए लियारी के। वहाँ मंशियात से लेकर भत्ते से लेकर इनकी इतनी रिपोर्टें थी, उसके बाद भी पकड़े जाते थे। लेकिन जब रहमान डकैत मारा गया तो बाबा लाडला उभर के सामने आया, वो गैंग वॉर का सरबराह बना। लेकिन इसी दौरान उज़ैर बलोच ने देखा कि रहमान डकैत के मरने के बाद अब मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं बाबा लाडला से रब्ता करता हूँ, उसको अपना साथी बनाता हूँ। बाबा लाडला दोनों दोस्त बन गए, लेकिन पैसों की चपकलिश में इतना बात आगे तक पहुँच गई कि रहमान डकैत का करीबी था जब नूर मोहम्मद बाबा लाडला ने जफ़र बलोच को कत्ल किया, तो उसके बाद से उज़ैर बलोच और जो नूर मोहम्मद बाबा लाडला के खिलाफ जितने नाम आप ले रहे हैं, इनकी कराची के अमन व अमान को तबाह करने में और कराची को एक जराइम की बहुत ही मकरू शनाख्त देने में यही वो किरदार हैं जिन्होंने इनको तबाह बर्बाद किया। और आज क्या सूरत हाल है तकरीबन 1 साल के बाद, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लियारी में भी उस तरह के ना गैंग वॉर्स हो रही हैं, ना भट्टे की पर्चियाँ कराची के कारोबारी और तिजारती इलाकों में जा रही हैं। ये अलामतें मिट गई हैं या मिट रही हैं अब? बिल्कुल। देखिए, आप कहेंगे बाबा लाडला के बाद ऐसा लगता है कि अब आखिरी दम तोड़ रही हैं तमाम चीज़ें जो लियारी में रह गई हैं। तकरीबन 200 से ज़ायद लियारी गैंग वॉर के लोग मारे गए, जिसमें नामी गरामी शहराज कामरेड समेत दीगर लोग भी शामिल हैं। कानून नाफिज करने वालों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस और रेंजर्स ने, इंटेलिजेंस इदारों ने। अब लोग सुकून से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि पेनिट्रेशन इतनी थी लियारी में कि इनके हमने रिपोर्ट किया है कि 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे इनके लिए काम करते थे। ये उनको 1000 रुपये डेली देते थे, हमारे लिए काम करो, और ये खौफ की अलामत थी। ये कनेक्शन थे फिशरीज हार्बर के, जो नैब इंक्वायरी कर रही है, इसमें लोग पकड़े हुए, तमाम एक नेटवर्क था। अच्छा, और अब एक सिर्फ इनमें से एक मशहूर जो नाम है उज़ैर बलोच, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ज़ाहिर है कि वो कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क या दुबई में, लेकिन उसके ताने बाने यहाँ अब ख़त्म हो गए, उसका गैंग स्मैश हो गया। देखिए, बिल्कुल तकरीबन कहना चाहिए 90% वो ख़त्म हो चुका है। उज़ैर बलोच के साथ जो सिंध पुलिस और FIA ने एक बहुत बड़ा अलमिया किया कि 2 महीने टीम तहकीकाती टीम दुबई में रही, उज़ैर बलोच के रेड वारंट जारी हुए। अब उसके पाकिस्तान आने के जो चांसेस हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पूरी दोबारा एक्सरसाइज करना पड़ेगी उज़ैर बलोच को पाकिस्तान लाने में। अब एक किरदार रह गया है लियारी गैंग वॉर का, इसका नाम है उज़ैर बलोच। बाकी तमाम बड़े किरदार अब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी हमारे साथ थे। आज की सबसे अच्छी खबरों में से आज की अच्छी खबर ये थी, कराची में मकरू जराइम की अलामत बाबा
بابا لاڈلا مارا گیا ہے، اور اس سے بھی اچھی خبر اور اطمینان کی خبر یہ ہے کہ اس خبر کے آنے کے بعد اب تک کی اطلاعات کے مطابق لیاری میں ایک آنسو بھی نہیں بہایا گیا ہے۔ خوشیوں کا سما، اس کی اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور آج کی سیاسی بڑی خبر۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت، آج مکمل طور پہ سیاسی طور پہ بحال نظر آتی ہے، خاص طور پہ پارلیمنٹ میں۔ مگر ہوا یہ ہے کہ اس کی بحالی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا اس کے سب سے بڑے سیاسی مخالفین نے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، متحدہ قومی موومنٹ نے اور جمعیت علماء اسلام نے۔ آج کی کہانی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو نکال باہر کیا جائے یا انہیں رہنے دیا جائے، بالآخر یہ معاملہ آج حل ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کے حق میں حل ہوا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں مکمل بحالی اور ان کو جو مستقل صورتحال ملی ہے اس میں کلیدی اور سب سے بڑا کردار ان کے سب سے کٹر سیاسی مخالفین نے ادا کیا۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے اس بات کی ہر ممکن کوشش کی کہ تحریک انصاف کو قوانین کے حوالے سے اسمبلی سے باہر نہ کیا جائے۔ دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف نے اسمبلی کا رخ نہیں کیا تھا اور اس حوالے سے کئی قوانین ایسے تھے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو اسمبلی سے نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ دھرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے ممبران نے پارلیمنٹ اور اسمبلی کے ممبران کے بارے میں جو باتیں کی تھی اس کو بھی سامنے رکھا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور دوسرے رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو ہر صورت میں اسمبلی میں ہی رکھا جائے۔ دوسرے سیاسی مخالفین جنہوں نے آج اس میں بڑا مثبت کردار ادا کیا، تحریک انصاف کے کٹر سیاسی مخالفین جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور متحدہ قومی موومنٹ کے الطاف حسین کا بھی آج کنٹریبیوشن رہی کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں رہے۔ یہ صورتحال پچھلے 2 دن سے پیدا ہو رہی تھی اور تحریک انصاف کو اور اس کے قائد جناب عمران خان کو اس کا احساس تھا کہ آئندہ 2 دنوں کے دوران ان کی جو بحالی ہونے والی ہے یا ان کے اراکین کے حوالے سے جو فیصلہ کن مثبت اقدام ہونے والا ہے اس میں نام آئے گا بڑی تیزی سے جمعیت علماء اسلام کا اور MQM کا۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں ایسا لگتا ہے کہ تیاری شروع کر دی تھی اور پرسوں کے روز انہوں نے ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو گو کہ اس کی فوری طور پر ضرورت نہیں تھی لیکن آڑے ہاتھ لیا۔ فضل الرحمان جس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہے، فضل الرحمان کی یہ جرت ہے کہ وہ جا کے یہ کہہ سکے کہ جناب میں نہیں کرتا۔ وہ بیچارہ کہ بلدیاتی الیکشن میں دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے پختونخوا کے اندر۔ اور کل جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب یہ نام آئے گا الطاف حسین کا کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ MQM پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنی تحریک واپس لے لے، تو انہوں نے اس کو بھی پریمپٹ کیا اور کل الطاف حسین کو بھی آڑے ہاتھ لیا۔ اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں الطاف حسین کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، الطاف حسین کو ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلی میں رہے یا نہ رہے۔ اسپیکر صاحب اور نون لیگ، الطاف حسین اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، دہشت گرد ہے۔ اگر الطاف حسین سے آپ نے پوچھنا ہے نہ پوچھو، ہم باہر رہتے ہیں اسمبلیوں سے۔ آج جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے خلاف اپنی تحریکیں واپس لے لی اور اس بات کو ممکن بنایا کہ اس معاملے پہ نہ کوئی ووٹنگ ہو اور نہ کوئی یہ مسئلہ آگے بڑھے، اور اس طرح سے اس مسئلے کا اختتام ہوا۔ لیکن جس شخصیت نے، جس جماعت نے تحریک انصاف کو آج کی اس مثبت پوزیشن میں لائے، اس میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس کے اراکین نے اور اس کے قائد نے یہ ببانگ دوحل کہا تھا کہ تمام سخت ترین سیاسی اختلافات کے باوجود تحریک انصاف کو اسمبلی میں ہی رکھا جائے گا اور ان کی رکنیت کو بحال رکھا جائے گا اور ان کو اسمبلی سے نکال باہر نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کل باقاعدہ ہدایات بھی جاری کر دی تھی کہ اب اس مسئلے میں جو ایک
کنفیوژن ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں کل قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں براہ راست ہدایات بھی جاری کر دی تھی کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس معاملے کا اختتام کیا جائے، اور اس سلسلے میں جناب نواز شریف براہ راست اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ کل اب واپس لیں گے تو پھر ووٹنگ کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس پہ آپ نے چونکہ کل کا دن مقرر کیا ہوا ہے تو پھر اس موشن پہ آپ مہربانی کر کے ووٹنگ ضرور کروائیے تاکہ یہ بے یقینی کی کیفیت ختم۔ اور آج قومی اسمبلی میں یہ ایک بڑی مثبت بات تھی کہ گو کہ ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام کے خلاف جناب عمران خان بہت ہی سخت اور بہت ہی سنگین الزامات لگا چکے تھے، سخت ترین انہوں نے بات کی تھی اب سے صرف 2 روز قبل، لیکن اس کے باوجود آج جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے اسے جمہوریت کے حوالے سے اپنی پارٹی کی جو کاوش تھی اور جس وجہ سے انہوں نے یہ تحریک واپس لی اس پہ پوائنٹ سکورنگ کی تحریک انصاف کے خلاف۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے جب اپنے رفقا سے مشاورت کی تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی قرارداد کو غیر مشروط طور پر واپس لیں، اور آج ہم نے آپ کی کوششوں سے وزیر اعظم، لیڈر آف دی اپوزیشن اور دیگر جماعتوں کے اکابرین کی اپیل پر اپنی قرارداد کو واپس لیا ہے۔ ہم نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ بجائے اس کے کہ ووٹنگ ہو اور ووٹنگ میں آپ لوگ اس قرارداد کو ووٹ نہ دیں اور پھر لوگ ترجمہ کریں کہ خدا نخواستہ ایوان کی اکثریت تو اس سائٹ پہ چلی گئی، یہ ان کی بھی ضرورت تھی سو وہ ہماری بھی ضرورت تھی، اور اس تمام مشترکہ ضرورتوں کو اکٹھا کرتے ہم نے ایک مشترکہ مصلحت پر اتفاق کیا اور یہ قرارداد ہم نے واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ انتہائی دلچسپ سیاسی صورتحال جس کی وجہ سے پاکستان کے سیاسی استحکام میں مزید بہتری آئی ہے، اس کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور آپ اس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اس اسمبلی کے ممبران پر سخت ترین الزامات بھی لگائے اور اس سے زیادہ سخت زبان استعمال نہیں کر سکتی، 100 دن تک آئے بھی نہیں اسمبلی میں، اور اس کے باوجود وہ اسمبلی میں ہی رہیں گے۔ اور اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ جن پارٹیز نے اور جن جماعتوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ انہیں اسمبلی سے نہیں نکالا جائے، وہ اس کا کریڈٹ بھی ان کو نہیں دینا چاہتے۔ جی بالکل کامران خان صاحب، آج 10 دن کی جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ کرنے کا جو معاملہ تھا اس منطقی انجام تک پہنچا جو پہلے دن ہی طے تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، بڑے سیاسی تدبر رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریک اس وجہ سے واپس لی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے ان سے اپیل کی تھی کہ یہ تحریک واپس لی جائیں۔ اس میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ گزشتہ اجلاس میں خورشید شاہ صاحب نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر یہ تحریک جمعرات تک واپس نہ لی گئی تو جمعرات کو ہر صورت میں ان پر رائے شماری کروائی جائے گی اور یہ معاملہ مزید نہیں لٹکایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر آج رائے شماری ہوتی تو ان تحریک کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ ان تحریک کی کامیابی کے لیے کم سے کم 171 ارکان کی حمایت درکار تھی، جبکہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم کے پاس کل ملا کر 37 ارکان تھے۔ تو سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، مثبت اپروچ اپنائی مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے وزیر اعظم کو کریڈٹ دیا، خورشید شاہ صاحب کو کریڈٹ دیا، لیکن اس 10 دن کے دوران سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہوئی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تحریک جن کی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، ان تحریک کو واپس لینے کے لیے مذاکرات کے 10 ادوار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون، اگرچہ وزیر اعظم پہلے دن سے یہ کہہ چکے تھے کہ پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی تمام وہ سیاسی پوائنٹ سیٹل کیے، وہ سیاسی سکور سیٹل کیے جو دھرنے کے دوران تحریک انصاف نے ان پہ بے رحم تنقید کی، اور وہ یہاں تک گئے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب، جن کے خلاف آج کل وزیر داخلہ بھی برس رہے ہوتے ہیں، دیگر وفاقی وزراء بھی برس رہے ہوتے ہیں، براہ راست ان سے رابطہ کیا تاکہ ان کو بھی ایم کیو ایم کو بھی تحریک انصاف کے اوپر ایک سیاسی فائدہ دلوایا جائے، ایک سیاسی ایڈوانٹیج دلوایا جائے۔ تو اوورآل 10 دن کے بعد یہ معاملہ سیٹل ضرور ہو گیا ہے، اور اب ہماری بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے بڑے قریبی ذرائع سے، یہ سیشن چلے گا
इस महीने की 13 तारीख तक, और उन्होंने हमें बताया है उनके ज़राए ने कि पीर के रोज से वो इस सेशन में दोबारा शामिल होंगे, और ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी जिसका 80% काम मुकम्मल हो चुका है, और तीन इंतहाई अहम अरकान तहरीक इंसाफ की इस कमेटी में शामिल हैं, वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो इस तरह ये उम्मीद की जा सकती है कि अब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जिसकी मुल्क को इस वक्त बड़ी शदीद जरूरत है। जी कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा हमारे साथ थे। इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि ये इसके साथ ही साफ लग रहा था कि तहरीक इंसाफ के अरकान और इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है इस मामले में, और इसका कोई और सियासी रंग निकल सकता था। और ये बात बिल्कुल तय थी कि किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के लिए ये अमल काबिल कबूल नहीं था कि तहरीक इंसाफ के अरकान को कौमी असम्बली से मुअत्तल कर दिया जाए या निकाल बाहर किया जाए। इसके नतीजे में ज़िमनी इंतखाबात कराने होते, और ज़िमनी इंतखाबात मुल्क में एक सियासी हलचल पैदा कर देते, एक पुरसकून माहौल को ख़राब कर देते। 33-35 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात यकीनी तौर पर किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं थे, इसीलिए इस मामले को जल्दी से निपटाया गया और आज इसको इख्तिताम कर दिया गया। इसका इख्तिताम हो गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जारी सियासी इस्तेहकाम मज़ीद मुस्तहकम होता नज़र आया है। कमर्शियल ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको बताएंगे सियासी इस्तेहकाम तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात अपनी बका की जंग लड़ी है और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े अदम इस्तेहकाम का शिकार है, यानी MQM। बात करते हैं हेडलाइंस के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि वक्फे से कबल हमने तफसील से आपको बताया कि पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शदीद अंदरूनी और बैरूनी इंतशार का शिकार है, और हालात साफ नज़र आते हैं कि MQM के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इसके असरात पाकिस्तान के सियासी माहौल पर क्या होंगे, और पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या मुतहम्मिल हो सकता है कि एक सियासी जमात पर्दा सीमी से बिल्कुल गायब हो जाए? क्या MQM का गायब होना अल्ताफ़ हुसैन का गायब होना है, या अल्ताफ़ हुसैन का गायब हो जाना इसका मतलब यह है कि MQM भी गायब हो जाएगी? इस बारे में फ़िलहाल कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। इससे पहले के हालात बताते रहे हैं कि MQM के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुए हैं, चाहे 1992 का ऑपरेशन हो, चाहे 1995 का जनरल नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हो, इन ऑपरेशन के बाद MQM कायम रही है और आने वाले इंतखाबात को वो जीतती रही है। इस सिलसिले में एक इंतहाई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त इसी साल हुई है जब MQM के ख़िलाफ़ माहौल पूरी तरह से बना हुआ था, और जब MQM के एक गढ़ में ही NA 246 में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जो नबील गबोल के MQM को छोड़ने की वजह से सीट खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाबात में MQM ने हिस्सा लिया था और इसका भरपूर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। हर लिहाज से साफ सुथरा शफाफ इंतखाब हुआ था ये ज़िमनी इंतखाब, लेकिन इसके नताइज शायद कुछ लोगों के लिए चौंका देने वाले हो, क्योंकि MQM ने ये इलेक्शन बहुत ही भरपूर तरीके से जीत लिया था। इस इलेक्शन में MQM के उम्मीदवार कंवर नवीद जमील ने 95,644 वोट हासिल किए, जबकि PTI के इमरान इस्माइल के हिस्से में सिर्फ 24,000 वोट आए। इसका मतलब ये है कि कमोबेश वही सूरत हाल रही जिनको के उन इलेक्शन में जिनको धांधली ज़दा इलेक्शन या MQM की धौस के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज से कहा जाता है। इसका मतलब है धौस वाले नताइज हो या बगैर धौस वाले, फेयर हो या अनफेयर इलेक्शन, MQM को वोट मिले हैं कम अज़ कम उसके गढ़ में। और क्या यही सूरत हाल दूसरे जो हल्के हैं उसमें भी बरकरार रह सकती है आइंदा इंतखाबात में, या ख़ास तौर पे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, जो कि इस सिलसिले का एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन इस बड़ी सियासी जमात का मुस्तक़बिल क्या होगा, इस पूरे अंदाज, इस पूरे माहौल का आगे क्या असर होने वाला है, इसका जायज़ा लेते हैं। और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासी माहिरीन और एक्सपर्ट में से एक हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है, लम्स में सियासियात के प्रोफेसर और नामवर सियासी तजियाकार प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सूरत हाल आपके सामने है, MQM की सूरत हाल हमने आपको बताई। अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत का शदीद बहरान है, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर ये पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है, कराची की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। आपके ख्याल में ये माहौल किस तरफ आगे बढ़ रहा है, और क्या कोई वैक्यूम तो नहीं पैदा होने वाला है? आप कैसे देख रहे हैं इस मंजर को? मेरा ख्याल ये है कि कौमी मुत्तहिदा मूवमेंट कभी ख़त्म नहीं होगी।
इसके अंदर एक शिकस्त और रेख्त का अमल शुरू है और जो बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़ी सराहत और बलागत के साथ अपने कारकुनों के बारे में, राब्ता कमेटी के अरकान के बारे में, जो कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ पे उनके बकौल ऐश करते रहे हैं और अब उनको छोड़ के भाग रही हैं, जो उनकी खसूसियात, जो उनका किरदार, जो वो कुछ करते रहे हैं कराची में और सिंध में और पाकिस्तान में, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बातें की हैं, तो ज़ाहिर है कि ऐसे लोग और ऐसी क़यादत जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कराची में, बाशऊर, पढ़े लिखे लोग, मुहिब वतन और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, वो उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती ऐसी लीडरशिप। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो कराची के अंदर मौजूद है, ये मौजूद रहेगी, वो मजबूर करेगी और ये उनकी तरफ से भी है नापसंदीदी का इजहार कि अब 9-0 के ऊपर वो आप रोंके नहीं देख रहे, वो पजीराई नहीं, उन बातों में राब्ता कमेटी के अरकान में और किसी हद तक अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर में वो असर नहीं रहा जो किसी वक्त माजी में होता था। तो ज़ाहिर है कि ये मजबूर करेगी MQM की क़यादत को और अल्ताफ़ हुसैन साहब। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब किसी भी वजह से, किसी भी मुख्तलिफ सूरत हालें हैं, किसी भी वजह से क़यादत के अहल ना रहे, क्या फिर वैक्यूम हो जाएगा या इस पार्टी के अंदर से आपके ख्याल में लीडरशिप सामने आएगी? और अगर वो फिर मजबूत और सेहतमंद और क्रेडिबल लीडरशिप हुई तो MQM फिर तवाना हो जाएगी? MQM के अंदर से एक नई लीडरशिप पैदा होगी, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होगी, ईमानदार, और जिस किस्म की बातें अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनों के बारे में कही हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ, जो माजी में वाबस्ता रहे हैं MQM से, लेकिन ज़रा इधर उधर हो गए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से MQM चल रही है या चलाया जा रहा है या जिस किस्म के लोगों का दिफा अंदर या बाहर से किया जा रहा है, वो MQM का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो MQM को सपोर्ट करती है उसका आपका मशवरा क्या होगा, आपका तज्जिया क्या होगा? क्योंकि एक ऑपरेशन भी हो रहा है और भरपूर रियासती ताकत इस्तेमाल हो रही है उन अनासिर के ख़िलाफ़ मुअय्यना तौर पे जो कि गोरख धंधे में, काले धंधे में मुलव्विस हैं और उन्होंने MQM का या दूसरी सियासी जमातों का लिबादा लिया है। इस वक्त हम MQM की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या किसी एहतियात को भी लाजिम करना ज़रूरी है? क्योंकि बहरहाल इस पार्टी के साथ जो लोग एफिलिएटेड हैं, जो MQM के फ़लसफ़े के साथ एफिलिएटेड है, वो तो उनकी तादाद करोड़ों में है। जी, मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं टारगेट किलिंग के, मर्डर्स के, अगवा के, जराइम में, बत्ताखोरी में मुलव्विस हैं, उनके ख़िलाफ़ उनको तहकीक के लिए उनको पेश कर देना चाहिए। जिन्होंने पुलिस के लोगों को कत्ल किया है उनके ऊपर इल्ज़ाम है, अगर इल्ज़ाम साबित होता है तो वो मुजरिम है। किसी भी मुजरिम को और इस किस्म का काम करने वाले लोगों को, इतना बड़ी सियासी जमात जो मुल्क की चौथी बड़ी सियासी जमात है, और मैं समझता हूँ कि कराची में अभी भी उसकी मकबूलियत है, तो वो ना उसके रास आता है ना उसकी किस्मत में ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है। तो वो ये तत्हीर बड़ी ज़रूरी है। अगर इन लोगों से निजात मिल जाए तो MQM मैं समझता हूँ कि एक नई सियासी जमात के तौर पे सामने आएगी और आके रहेगी, क्योंकि जराइम पेशा लोगों का सियासत से निकलना पाकिस्तान में ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ MQM की बात नहीं है, ये दीगर सियासी जमातें भी जो उनके जराइम पेशा लोग हैं, जिन्होंने MNA, MPA, सेनेटर और सियासतदानों का लिबादा पैदा हुआ है, लेकिन अंदर से घिनौने काम करते हैं, इस मुल्क की जड़ें काटते हैं, गद्दारी करते हैं, करप्शन करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून का एक्शन होना चाहिए, उनको कटहरे में आना चाहिए। ये दो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं चल सकती, जुर्म और मुजरिम और सियासतदान, इनको अलहदा होना होगा। बहुत शुक्रिया। सियासतदान वो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बसरी हमारे साथ थे। बड़ा मौजूद तज्जिया आपने देखा। आज देखते हैं पूरे पाकिस्तान में क्या होता रहा, एक जायज़ा लेते हैं। थोड़ी देर कबल इत्तला आई कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसेरा में आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, जिसमें 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। फौजी ज़राए कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में आर्मी मेडिकल कोर के 22 एहलकार सवार थे।
ہیلی کاپٹر ریسکیو کے کام میں ایئر ایمبولنس کے طور پر کام کیا کرتا تھا اور اس میں ایک شدید زخمی فوجی اہلکار بھی شامل ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق بظاہر حادثہ خراب موسم کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ آج ہی ایم کیو ایم کے کارکنوں نے گمشدگی اور کراچی میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بھارت سے مدد مانگی ہے اور اطلاعات کے مطابق بھارتی ہائی کمشنر ٹی سی راگھون کے نام ایک باقاعدہ خط لکھا ہے۔ 30 جولائی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کی گمشدگی کے معاملے پر آواز اٹھائیں، تاہم بھارتی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ انہیں یہ خط ابھی نہیں ملا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سندھ پولیس کے فنڈز میں بے ضابطگیوں سے متعلق رپورٹ 1 ماہ میں طلب کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ اطلاعات کے مطابق سندھ پولیس کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی جو خرد برد ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے گو کہ براہ راست نہیں لیکن بہت اہم خبر ہے۔ آج کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات کی اور ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ کور کمانڈر کا گورنر عشرت العباد سے ملاقات اس موقع پہ ہونا یقینی طور پہ ایک دلچسپ خبر ہے۔ آج دفتر خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے بھارت بے بنیاد الزام تراشیوں سے گریز کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کے لیے 23 اور 24 اگست کی تاریخیں طے ہو چکی ہے اور اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ طور پہ سیاسی استحکام نظر آتا ہے اور سیاسی استحکام کی ایسی فضا پچھلے کئی سالوں میں نظر نہیں آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اسی سیاسی استحکام میں پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت یعنی متحدہ قومی موومنٹ اپنی زندگی کے سب سے بڑے عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایم کیو ایم ایک شدید کشمکش کا شکار ہے اور اس کا اظہار اب سے تھوڑی دیر قبل متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے بھی کیا، جس میں وہ اپنی بے بسی کا کھل کے اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایم کیو ایم کی اس پوری صورتحال کے حوالے سے لگ نہیں رہا کہ اس کا آئندہ قریبی مستقبل کیا ہونے والا ہے اور یہ جماعت اب کس جانب آگے بڑھ رہی ہے، مگر یہ بات بہت اہمیت کی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں 24، سندھ میں 51، آزاد کشمیر میں 2 اور سینٹ میں 8 نشستیں رکھنے والی جماعت ایم کیو ایم بلا شبہ گو کہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی یہ پارٹی اپنی 31 سالہ تاریخ کی مشکل ترین سمجھیے کہ جنگ لڑ رہی ہے۔ ملک میں موجود اس کے مرکزی اور دوسرے درجے کی قیادت حتیٰ کہ نچلی سطح کے کارکن بھی یا تو اس وقت زیر زمین جا چکے ہیں یا جاتے نظر آ رہے ہیں۔ کم از کم آج تک ایم کیو ایم کے وجود میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شدید بیمار قائد الطاف حسین لندن میں منی لانڈرنگ اور دھمکیاں دینے کی تحقیقات بھگت رہے ہیں۔ پاکستان میں اپنی جماعت کی مدد کے لیے کبھی وہ را کو پکار رہے ہیں اور کبھی بھارتی حکومت کو دھتکارتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ روز الطاف بھائی کو را کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں۔ میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں یہ الزام لگاتے ہیں، ایک دفعہ ایم کیو ایم کا کھل کر ساتھ تو دے دو، ایک دفعہ کھل کے ساتھ تو دے دو اور ٹینک کو اسلحہ بھی دے دو، پھر بتا دیں گے ہم کہ را کا ایجنٹ کون ہے، ہم ہیں یا وہ جو ہتھیار ڈال۔ کبھی وہ را کو پکارتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اب سے تھوڑے دن قبل انہوں نے بھارتی حکومت کو دھتکارا کہ وہ مہاجروں کے قتل عام پہ حرکت میں نہیں آتی ہے، اور دوسری طرف ایک عجیب سی کیفیت ان کے اندر، ان کی جماعت کے اندر موجود ہے۔ اندرونی طور پہ ان کا اعتماد اپنے نائبین پر کھل کے اٹھتا نظر آتا ہے، اور تو کبھی اگلے روز ہی ان نائبین کو اور اپنی کمیٹی پارٹی رابطہ کمیٹی کو بحال کر دیتے ہیں۔ پارٹی کو چلانے والی رابطہ کمیٹی کو توڑنا
फिर बहाल करना, ऐसा लगता है कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन का मामूल बन चुका है। और अगर गुज़िश्ता चंद महीनों या पिछले 1 साल से इनकी कैफियत को देखें तो शशदर रह जाती है कि किस तरह से जनाब अल्ताफ़ हुसैन के अहकामात के तहत पार्टी को तले ऊपर होता रहा या इसके हवाले से संगीन इक़दामात उनको करने पड़े। मिसाल के तौर पे 23 मई सन 2013 को उन्होंने पहली बार राब्ता कमेटी को तहलील करने का ऐलान किया। फिर 10 दिसंबर 2014 को फिर उन्होंने राब्ता कमेटी को फिर ख़त्म कर दिया। उसके बाद 23 जुलाई 2015 को यानी कि इस साल उन्होंने राब्ता कमेटी नहीं बल्कि MQM को भी ख़त्म करने का ऐलान किया, जिससे फिर उन्होंने रात गए वापस लिया। 25 जुलाई को यानी कि गुज़िश्ता महीने ही राब्ता कमेटी कराची को ख़त्म करके उन्होंने सिर्फ 3 रुकनी नई राब्ता कमेटी बना दी। इस तरह से राब्ता कमेटियों को आना और भेज देना, घर से बुलाना और वापस घर भेज देना MQM के लिए अब एक मामूल का अमल बन गया है। लेकिन आज इस सिलसिले में एक मज़ीद सूरत हाल पैदा हुई है और मज़ीद ड्रामाई इसको कब कह सकते हैं कि सूरत हाल है। और इस मौके पे जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने राब्ता कमेटी के बारे में इंकिशाफ भी किया है और ये बताया है कि किस तरह से उनकी जमात की ये सबसे अहम जो पोजीशन है और जो लीडरशिप है वो इस वक्त उनको छोड़ के जा रही है, MQM को छोड़ के वापस जा रही है। इस किस्म के अंदरूनी बहरान का उन्होंने खुलकर इजहार किया है। और अब से थोड़ी देर कबल, चंद घंटे कबल, जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने, जिसको हम कह सकते हैं ये अंधोनाक इंकिशाफ किया। इस कड़े और बुरे वक्त में जो राब्ता कमेटी के अराकीन मजे वजारतों के उड़ा के भाग गए, ऑपरेशन के बाद दोबारा ये मुझे छोड़ के सब अलहदा हो जाए तो मैं क्या करूं? ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या करूं? इससे कबल जनाब अल्ताफ़ हुसैन ये भी कह चुके हैं, ये इंकशाफ भी कर चुके हैं कि उनके टॉप लीडरशिप जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, भत्ते में इन्वॉल्व है और चाइना किटिंग जैसे इल्ज़ामात में वो इन्वॉल्व है। और इसका बरमला इजहार जनाब अल्ताफ़ हुसैन अपनी पार्टी के कारकुनों और मीडिया के सामने भी करते रहे हैं कि उनकी लीडरशिप दरअसल है कैसी। मैं ये राब्ता कमेटी न यहाँ की चाहता हूँ न पाकिस्तान की चाहता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी तंजीम है बगैर राब्ता कमेटी और स्ट्रक्चर के नहीं चल सकती है। लोग कहाँ से लाऊं मैं? जो लैंड माफिया में ना हो, चाइना कटिंग में ना हो, एंड ग्रेबिंग में ना हो, भत्ता ना लेता हो, जोर जबरदस्ती ना करता हो, ईमानदार हो, एक लास्ट चांस और दे दो इनको। सिर्फ राब्ता कमेटी को धुतकारते नहीं हैं, संगीन करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको घर भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कभी तो वो ऐसा लगता है कि गवर्नर इशरतुल इबाद को धुतकार रहे हैं, कभी अपने करीबी नायब मोहम्मद अनवर को निकाल रहे हैं और धुतकार रहे हैं, कभी बाबर गौरी को निकाल रहे हैं, कभी वापस ला रहे हैं और कभी सरेआम वो फारूक सत्तार को इस तरह से सुनाते हैं और वो सुनाते हैं कि रहे नाम अल्लाह का। संगीन बात यह है कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन अंदरूनी तौर पर अपने नायबीन से और करीबी लीडरान के साथ तो नबरदाज़मा हैं। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि उनका बड़ा मुकाबला पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से है, इंटेलिजेंस एजेंसी से है, जिसने सूरत हाल को इंतहाई पेचीदा बना दिया है क्योंकि उनके बयानात को आम तौर पे इंतहाई नापसंद किया गया है और उस पर रियासत पाकिस्तान ने भी सख्त हरकत की है और ख़ुद उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी उस पर नाराज़गी का और शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इस किस्म के बयानात अवामी सतह पर पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं की जानिब से देखने में नहीं आते। मेजर जनरल बिलाल अकबर अगर मर्द के बच्चे हो और बहादुर भी हो, नर भी हो, तो MQM के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के बजाय हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने लाओ। इन बयानात को राब्ता कमेटी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन इसकी मुख्तलिफ तशरीहात करते नज़र आए हैं। कभी लीपा करते हैं, कभी पोता करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी इस अंदाज से छुपाते हैं, कभी उस अंदाज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी तमाम कोशिशें थोड़ी देर पहले फिर साफ ज़ाइल हो गई। अब से थोड़ी देर कबल जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने एक बार फिर
فوجی قیادت کی طرف اپنے انداز میں جو ان کا جھوما ہوا انداز ہوتا ہے اس میں اپنی توپوں کا رخ کیا اور ایک بار پھر جناب الطاف حسین نے فوجی قیادت پر الزامات لگائے، مگر اس دفعہ پھوٹ کے رو پڑے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل، تقریباً 2 گھنٹے قبل۔ آپ سنو رائی شریف اور دیکھو رضوان اختر آئی DDISI اور DD رینجر کس طرح گھر اجاڑ رہے بچوں کا، بچیوں کا۔ رائی شریف جنرل رائی شریف تمہیں بچوں والے ہو، کور کمانڈر تم بھی بچوں والے ہو۔ یہ بات کی جناب الطاف حسین نے تقریباً 8 بجے اور اس سے چند گھنٹے قبل آج قومی اسمبلی میں جناب فاروق ستار جناب الطاف حسین کے فوج کے کردار کے حوالے سے یوں گویا ہوئے تھے۔ رینجرز اور افواج پاکستان سے میرا کوئی اختلاف نہیں، قائد تحریک الطاف بھائی نے کہا۔ سیاسی جماعتوں سے بھی میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ازلی جھگڑا نہیں ہے۔ فوج ہو، رینجرز ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، ان سب میں پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کے ادارے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ قائد تحریک الطاف بھائی نے یہ بات کہی تھی۔ اگر ایم کیو ایم کے فالوور سے پوچھا جائے کہ کس کا بیان ماننا ہے، فاروق ستار کا یا الطاف حسین کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کشمکش کا شکار ہے جو اس کی زندگی میں کبھی سامنے نہیں آئی۔ اسی دوران اس وقت ایم کیو ایم سے وابستہ سینکڑوں لوگ قتل، اغوا، کرپشن اور بھتہ خوری کے الزامات میں رینجرز کی تحویل میں ہیں، جبکہ صحافی ولی خان بابر قتل کیس کا سب سے بڑا ملزم کچھ عرصے قبل 9-0 سے پکڑا جا چکا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رینجرز کے جاری آپریشن کا ایک بڑا ہدف ایم کیو ایم سے وابستہ مشکوک افراد ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے دفاتر پر تواتر چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، سیکٹر، یونٹ اور آفیسز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور کراچی کے عوام کو اس سے کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس بار رینجرز نے ایم کیو ایم کو زکوٰۃ فطرہ جمع نہ کرنے دیا تو عوام کی جانب سے کوئی شکایت سامنے نہیں آئی۔ رمضان میں ایم کیو ایم کی جانب سے زکوٰۃ فطرے کی پرچیاں نہ ملنے پر صاف بات ہے عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار ہوا ہے۔ متحدہ کی مقبولیت کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس رمضان میں زکوٰۃ اور فطرے کی صورتحال ان کے لیے کافی پریشان کن رہی اور اس وجہ سے ایم کیو ایم کو مالی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے اور پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم دکھاتے ہیں اپنی سینئر کورسپونڈنٹ کرن خان کی ایک رپورٹ۔ کراچی میں ہر سال رمضان کے دوران ملک بھر کے درجنوں فلاحی ادارے، مذہبی جماعتیں اور مدارس فطرہ اور زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے رمضان میں جبری وصولی کے واقعات نے تاجروں اور عوام میں خوف پیدا کر رکھا تھا۔ رینجرز اور پولیس نے اس سال زکوٰۃ اور فطرہ کے نام پر بھتہ وصولی روکنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کراچی میں آپریشن سے نہ صرف کاروبار پر مثبت اثرات پڑے بلکہ کاروباری طبقے اور عوام پر خوف کے سائے بھی کم ہوئے۔ آل تاجر اتحاد کے رہنما عتیق میر کا کہنا تھا کہ کراچی میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے زکوٰۃ اور فطرے کے نام پر 50 کروڑ سے بھی زیادہ رقم وصول کی جاتی تھی اور دکاندار خوف کے مارے یہ بھتہ دینے پر مجبور تھے۔ رمضانوں کی آمد پر وہ بھتے کی شکل چینج ہوتی تھی، وہ زکوٰۃ کے نام پہ مختلف یعنی خیرات کے نام پہ پیسے مانگتے تھے، اور جب کوئی معذرت کرتا تھا کہ بھئی اننون آدمی کو وہ نہیں دیتے لوگ، تو وہ پھر اس کو تھریٹ کرتا تھا کہ پھر ہم اٹھا کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن اس مرتبہ سیاسی جماعتوں کا فطرہ زکوٰۃ اکٹھا کرنا یہ کہیں نظر آ نہیں رہا۔ زکوٰۃ اور فطرے کی جبری وصولی کے سب سے زیادہ الزامات ایم کیو ایم پر لگتے آئے ہیں۔
इस साल रमजान में रेंजर्स और पुलिस ने MKM के 20 से ज्यादा कारकुनों को ज़कात और फितरे की जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार किया। MKM के तंजीमी ज़राए का कहना है कि इस बार MKM को पिछले बरसों की निस्बत कराची से 1/4 फितरा और ज़कात मिली। MKM के मुताबिक अतियात की कम वसूली से मुत्तहदा के फलाई इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन की सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ा। MKM राब्ता कमेटी के रुकन शबीर कायम खानी का कहना था कि उनकी जमात ने कभी फितरा और ज़कात की रकम जबरदस्ती जमा नहीं की। लोग अपनी खुशी के साथ MKM को डोनेशन देते हैं, हमने कभी जबरदस्ती नहीं की है। और जो लोग या जो कारकुनान की हमें शिकायत मिलती है कि वो, मैं तो कहता हूँ कारकुनान नहीं जो ज़बरदस्ती किसी से वो लेते हों, जब हमें शिकायत मिलती है MKM को तो MKM ज़रूर उन पर एक्शन लेती है और तंजीम के डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें मुअत्तल और खारिज करती है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि इस साल अमन और अमान की बेहतर सूरत हाल के बायस ईद शॉपिंग का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल रमजान के आखिरी अशरे में 70 अरब रुपए से जायद की शॉपिंग की गई, जबकि भत्ताखोरी की वारदातों में 95% तक कमी वाक़ई हुई है। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए कैमरा टीम के हमरा किरण खान, दुनिया न्यूज़, कराची। इस पस मंज़र में अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रेंजर्स MKM से मुबैना तौर पर आज उसकी तहवील में मौजूद 187 टारगेट किलर्स मांग रही है, और दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला जनाब अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बरतानवी हुकूमत को एक बड़ा लीगल रेफरेंस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसका इंकशाफ जनाब चौधरी निसार अली खान ने गुज़िश्ता दिन किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकारीर और उन्होंने लोगों को जो कत्ल की और दूसरी धमकियां दी, हमारे इदारों की तज़ीक की, उस हवाले से एक रेफरेंस था, एक लेटर था। अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं इनकी पिछली 2 तकरीर के हवाले से। अब हम एक तैयार कर रहे हैं कानूनी रेफरेंस, और उसमें क्रिमिनलिटी का अंसर शामिल होगा। और इसमें शक नहीं कि इस पूरी सूरत हाल की वजह से इस वक्त MKM से वाबस्ता लोग या तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, पार्टी में राब्तों का फुकदान है, जबकि मीडिया अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरें भी नहीं दिखा रहा। इस सूरत हाल में इसके मरकज़ 90 की वो रौनकें अब मान पड़ चुकी हैं जो इससे पहले नज़र आती थी। मगर ये पूरी सूरत हाल आगे किस तरफ जा रही है इसको जानेंगे, और इसके लिए हम जाएंगे MKM के मरकज़ 90 जहाँ पर मौजूद हैं हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट किरण खान। बहुत बहुत शुक्रिया किरण खान। आप बताइएगा, आपसे थोड़ी देर कबल जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हमें कहना चाहिए कि एक और धमाका खेज तकरीर की है, इसमें तो वो फूट फूट के रोए हैं फौज का जिक्र करके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि उनकी राब्ता कमेटी, उनके वुज़रा, उनके रहनुमा छोड़ के भाग रहे हैं MKM को, उनको छोड़ के भाग रहे हैं। उनकी इस तकरीर का इस मजबे पे क्या रद्द-ए-अमल आपने देखा, और इसके बाद आप क्या माहौल था वहाँ पे? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, जो आज तकरीर अल्ताफ़ हुसैन ने की है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बिल्कुल की कि राब्ता कमेटी के कुछ अरकान और इसके अलावा कुछ वुज़रा जो वुज़रा रह चुके हैं वो बैरून मुल्क जा रहे हैं उन्हें छोड़ के। अगर हम मजमे की बात करें तो आज असीर कारकुनान और जो इनके जाबहक हो चुके हैं कारकुनान, उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने वही रिवायती तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया और यकीन भी दिलाया कि वो कोई भी उन्हें छोड़ के चला जाए वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। ताहम आज जो बेबसी का आलम हमने अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से देखा, वो फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें तो बिल्कुल कतई गलत नहीं होगा। आज बिल्कुल ये बात कही गई है कि राब्ता कमेटी के कुछ अरकान छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि इस्लामाबाद में एक नई MKM बनाने की साजिश की जा रही है, जिसमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जो MKM में बड़े इस किस्म की बात तो अल्ताफ़ हुसैन इससे पहले भी कह चुके हैं और कर चुके हैं। ये बताइएगा कि ये जो मरकज़ 90 है जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, पिछले चंद माह से जो एक्टिविटी है और जिस तरह से MQM पे दबाव नज़र आता है और जो पूरी सूरत हाल है, और इस हवाले से एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहर में कोई रद्द अमल नहीं है, जमात की जानिब से भी कोई जारहाना रद्द अमल जो कि इससे पहले रिवायत रही है वो नज़र नहीं आती है। जो ये 90 है, इसकी रौनकों की क्या कैफियत है, यहाँ की चहल पहल जो कि आप हमेशा से देख रही हैं सालों से, आज आपको इन दिनों में आपको इसमें कोई तब्दीली नज़र आ रही है? बिल्कुल कामरान खान साहब, तब्दीली बिल्कुल नज़र आ रही है। जो चहल पहल हमने पिछले सालों में MKM के मरकज़ 90 पे देखी है, तकरीबन 1 साल से वो चहल पहल मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ।
MKM के मरकज़ 90 पे सियासी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी जमातों के रहनुमाओं का आना जाना यहाँ पर होता था, इजलास होते थे, मुलाकातें होती थी, वो चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आ रही हैं। और अगर हम कारकुनान की बात करें तो मुख्तलिफ जो इजलास होते हैं, जनरल वर्कर्स कन्वेंशन जो होता है या जो भी इनके मुख्तलिफ इजलास होते हैं, उसके अंदर कारकुनान की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, जिसका ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन ने भी ये जवाज़ दिया है कि उनके कारकुनान जब यहाँ के लिए निकलते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इसलिए उन्हें अपनी एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए भी हिदायत की गई है। ताहम अगर हम 90 की बात करें तो 90 पे वो एक्टिविटीज़ जो हमें पहले नज़र आती थी, वो गहमा गहमी अब नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण खान हमारे साथ थे। मगर मामला आसान और सादा नहीं है, ये एक सीरियस मसला है, पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात का मसला है और उस पर इल्ज़ामात इतने संगीन हैं कि इसके मुस्तक़बिल के हवाले से सवालात पूछना बहुत ज़रूरी है। आखिर इस बड़ी सियासी जमात का होने क्या जा रहा है? इससे पहले भी MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन सियासी तौर पर MQM फना नहीं हुई है। क्या ये माहौल अब MQM के लिए उसकी बका की इंतहा होगी या उसकी एक नई इब्तिदा होगी? इसका तफसील से एक जायज़ा लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 2 रोज़ कबल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की दोनों सबसे बड़ी सियासी जमातों के करप्शन से मुताल्लिक मुबैना गठजोड़ के बारे में आपको बताया था। हमने नाकाबिल तरदीद सबूत से ये साबित करने की कोशिश की थी कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वफाकी तिजारत वज़ीर तिजारत जनाब मखदूम अमीन फ़हीम के खिलाफ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक करप्शन के अरबों रुपयों के 14 केसेस मौजूद हैं, जिन पर FIA की जानिब से कोई मुअस्सर कानूनी कार्रवाई मज़ीद कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ही होती नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी के साबका दौर हुकूमत में अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमा या तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत ने मट्टी पाव की पॉलिसी के तहत किसी काल कोठरी में डाल दिए हैं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान को करप्शन को ख़त्म कर देने के अपने वादे भूल गए हैं। हमने आपको बताया था कि FIA को साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम के खिलाफ करप्शन के केसेस को सर्द खाने नज़र किए जाने के अहकामात के बराह रास्त यानी कि बहुत ऊपर से अहकामात आए थे और अब तक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो कि FIA के निगरां भी हैं, उन्होंने अरबों रुपए के इन करप्शन केसेस से मुताल्लिक किसी भी किस्म के कोई अहकामात बराह रास्त जारी नहीं किए हैं कि इनको सर्द खाने में डाला जाए या ना डाला जाए। लेकिन हमारे प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के ज़रिए अब जब कि ये खबर उन लोगों तक पहुंच चुकी है और ख़ुद हमारी इत्तलात के मुताबिक जनाब चौधरी निसार अली खान तक भी पहुंच चुकी है, अब उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन अरबों रुपयों के करप्शन के केसेस की फ़ाइल पर से गर्द साफ़ करवाएं, उनका मुताला करें और अगर इन केसेस पर सख्त वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे तो फिर अवाम उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके वक़ार के बारे में यकीनी तौर पे इस बैकग्राउंड में उनका अपना फ़ैसला होगा और इस बारे में वो अपनी राय कायम करेंगे। चौधरी निसार अली खान के बारे में बात आम है कि वो इंतहाई खरे और एक बावकार सियासतदान है। चौधरी निसार अली खान साहब को जो कि वज़ीर दाखिला हैं समझना होगा कि FIA बराह रास्त उनके मातहत है और आज नहीं तो कल FIA को जवाब देना होगा कि अरबों रुपए की गज़ब करप्शन के इन केसेस को सर्द कानों की नज़र कब क्यों किया गया था, इनको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया गया था। जो सवालात जिनका जवाब FIA अभी नहीं दे रही लेकिन कभी न कभी देना है और बहुत अहम सवालात हैं। FIA को जवाब देना होगा कि टडाब से मुंसलिक अरबों रुपए की गज़ब करप्शन के 14 मुकदमात सर्द खाने की नज़र हुए कैसे, किसने उनको पहुँचाया था। FIA को जवाब देना होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी और अमीन फ़हीम के खिलाफ केसेस का अब तक फ़ाइनल चालान क्यों नहीं जमा कराया गया, क्योंकि अगर ये फ़ाइनल चालान नहीं जमा कराया जाता तो मुकदमा बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हो रहा। FIA शवाहिद के बावजूद गिलानी और अमीन फ़हीम की ज़मानत की मनसूखी के लिए अदालत क्यों नहीं गई, इसे क्यों रोका गया और इस सिलसिले में जो कम्युनिकेशन या ख़त लिखे गए थे उन्हें सर्द खाने में क्यों डाला गया।
ये भी सवाल पूछा जाएगा कि गिलानी के अमलन फ्रंटमैन और उनके PM सेक्रेटेरिएट के डेप्यूटी सेक्रेटरी मोहम्मद जुबैर ने 30 सफ़ात पर मबनी जो इक़बाली बयान दिया उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और इस इक़बाली बयान की रोशनी में मोहम्मद जुबैर की ईमेल से वफाकी सरकारी अहम इदारों ब्यूरोक्रेट्स को जो हिदायत जारी की गई और जिसमें बराह रास्त सबूत मौजूद है कि किस तरह से करप्शन का एक जाल बुना गया था, इस ईमेल रिकॉर्ड पर और इसमें मौजूद सबूत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। आज नहीं तो कल FIA को इसका जवाब देना होगा। इसी हवाले से FIA को ये भी जवाब देना होगा कि ये होशरुबा इनका इंकशाफ के साबिक वज़ीर आज़म के ऑफिस से जो करप्शन होती थी उसमें आला तरीन सिविल एजाज़ सितारा इम्तियाज़ के लिए भी 50 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गई थी। यानी कि ये बात भी सामने आई है कि सिविल एजाज़ात आला एजाज़ात जो कि 14 अगस्त को दी जाते हैं उनकी भी फ़रोख्त की गई है। ये भी पता होना चाहिए और ये पता चलना पड़ेगा, FIA को जवाब देना पड़ेगा कि भरपूर रिकॉर्ड के बावजूद जब मोहम्मद जुबैर ने इन एजाज़ात की शर्मनाक फ़रोख्त का सबूत पेश किया तो उस पर मज़ीद एक्शन क्यों नहीं लिया गया। FIA इन तमाम मामलात पर क्यों गर्द डालती रही, इन्हें गिलाफ में छुपाती रही या सर्द खाने में फेंकती रही, इसका जवाब आज FIA नहीं दे रही, लेकिन कल ज़रूर देना होगा। लेकिन हमें तवक्को ये है कि जनाब चौधरी निसार अली खान जो कि एक बराह रास्त गो वज़ीर भी हैं और उन्हें एक अच्छा और ईमानदार सियासतदान की हैसियत से उनकी पहचान है, और वो इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे और इनको इन सदखानों से निकालेंगे। और क्या वो मजबूर करेंगे या हुक्म देंगे FIA को कि वो इन केसेस पर अपनी कार्रवाई करे और इनके मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुँचाए। चौधरी निसार अली खान साहब के लिए बेहतरीन मौका है क्योंकि साबिक दौर हुकूमत में करप्शन में मुलव्वस बड़े मगरमच्छों के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं जिसको नज़रअंदाज किया गया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक और केसेस के मुल्ज़मान को भी खुली छुट्टी दी जा रही है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मौजूदा और साबका हुकूमत के दरमियान एक दूसरे की ऐब छुपाने का कोई खामोश समझौता भी है तो जनाब निसार अली खान इसका हिस्सा नहीं है, वो अपने वक़ार को दाव पे नहीं लगाएंगे और इस शर्मनाक अगर कोई माहिदा है तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ के बमे बलूचिस्तान पहुँचे जहाँ पर हालात की बेहतरी भी नुमायां नज़र आ रही है। आज की ये विज़िट बहुत अहम था बलूचिस्तान के हालात के हवाले से और वहाँ जो फैसले हुए उसके हवाले से आर्मी चीफ के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटेलिजेंस चीफ्स भी आज कोयटा गए। इसका हवाला आपको देंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक है। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल राहील शरीफ के साथ कोयटा पहुँचे जहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम इजलास हुआ। वहाँ पर भी एक एपेक्स कमेटी काम कर रही है जिसमें चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी काबीना के अरकान और दूसरे अहम रहनुमा भी इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ मौजूद थे। बहुत अहम मौका था क्योंकि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह से हालात में बहुत बेहतरी आ रही है। वहाँ पर न सिर्फ ये कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई है बल्कि बलूचिस्तान में मौजूद इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ वो लोग जो कि खुलेआम दहशतगर्दी पर आमादा है उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार हैं। आज के इस दौरे के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है जिसके ज़रिए वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो खुसूसी फ़ंड फराहम करेगी उन तमाम लोगों के लिए और नौजवानों के लिए जो कि पहाड़ पर गए हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं और वो दहशतगर्दी कर रहे हैं या इंतहा पसंदी पर आमादा हैं। ऐसे तमाम लोग जो हथियार डालेंगे
انہیں 5 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک کی گرانٹ دی جائے گی۔ اس کا وعدہ آج کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی موجودگی میں یہ بہت بڑا قدم ہے، ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے۔ اور اس پوری صورتحال میں دوسری جانب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو سیاسی حل ڈھونڈا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہے، اس کا بھی آج تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس دوران اس بات پر یقینی طور پہ اس کو پش کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جتنے ناراض بلوچ رہنما ہیں ان کو اگر مین اسٹریم میں لائے جائے تو اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، لیکن وہ لوگ جو کہ 100% بھارت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ قانون کے حوالے سے اور آئینی پنجہ جو ہے قانون کا، اسے ضرور استعمال کیا جائے۔ بلوچستان کی صورتحال میں بھی پاکستان کی دوسری شورش زدہ علاقے یا جہاں پہ پریشانی رہی ہے، پاک فوج براہ راست کردار ادا کر رہی ہے، اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے جو قانونی اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہے فوج کی لیڈرشپ کا، اور خاص طور پہ بلوچستان کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ کا، جو کہ عوامی سطح پر بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ان کے پروفائل کے اور ان کے رینک کے آرمی آفیسرز میں دیکھنا نہیں آتا، لیکن بلوچستان کی مخصوص صورتحال کی بنا پر وہ نہ صرف یہ کہ سامنے آتے ہیں بلکہ براہ راست وہاں کی صورتحال پر میڈیا کے سامنے اپنی خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ دشمن ہیں جو ہمہ وقت چاہتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی پرامن نہ ہو، کبھی ترقی کے راستے پر گامزن نہ ہو، اور ہمیشہ پاکستان کا خون بہتا رہے۔ ایسے ممالک اور ایسے لوگوں کا آپ کو اندازہ ہے، وہ دنیا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کی آسائشیں حاصل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان غریب بچوں کو، ان پڑھوں کو چند ایک پیسوں کی خاطر اپنے ہی بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو مارنے پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ کون سے وہ نوجوان ہیں؟ یہ کن ماں باپ کے بچے ہیں؟ یہ ان کو کن استادوں نے تربیت دی ہے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو مار رہے ہیں؟ کور کمانڈر کوئٹہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن مجموعی طور پہ بلوچستان میں بھی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات میں اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں 2014 میں شدت پسندی دہشت گردی میں 347 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ اس سال دہشت گردی کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد فی الحال صرف 150 لوگ ہے۔ گزشتہ سال 83 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے اور 223 دہشت گرد مارے گئے تھے، جبکہ اس سال 64 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 208 دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان کی مجموعی صورتحال میں بہتری کے واضح آثار اور کوئٹہ میں معمولات زندگی کی کسی حد تک بحالی، اس تمام بات پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے جائیں گے کوئٹہ، جہاں پر موجود ہیں کوئٹہ میں دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید۔ بہت بہت شکریہ عرفان سعید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں مجموعی طور پہ اور کوئٹہ میں جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں صورتحال میں بڑی حد تک بہتری آئی ہے، اور اس کی مثالیں کیا ہم دے سکتے ہیں کہ اب وہ ہو رہا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتی تھی، سوشل لائف یا اس قسم کی کوئی مثالیں ہیں؟ جی کامران خان صاحب، کوئٹہ کے جس طرح آپ امن و امان کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر مجموعی طور پر جو صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ گزشتہ ادوار کے اگر ہم اس کا کمپیئر کریں تو یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات، بم دھماکوں کے واقعات میں خاصی کمی واقع ہوئے۔ آج ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس صورتحال سے پرائم منسٹر کو بھی آگاہ کیا گیا اور چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگاہ کیا گیا، جنہوں نے اس صورتحال پر تسلی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو ناراض لوگ ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور مذاکرات کو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ اور اس موقع پر یہ بھی ایک واضح پیغام دیا گیا کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک ہی پیج پر ہے، اور بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ناراض لوگوں سے بات چیت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سلسلہ شروع کیا گیا، موجودہ حکومت نے مذاکرات کا خان آف کلات سے بھی اس حوالے سے مذاکرات کیے گئے، اور ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈالنا شروع کر دیا جو اس وقت پہاڑوں پر ہے۔ کافی تعداد میں نوجوان واپس آ رہے، تو ایک قسم کی جو صورتحال کافی بہتر ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ جو نوجوان ہتھیار ڈالیں گے ان کو 5 سے 15 لاکھ روپے تک دیے جائے گا، اس کی گرانٹ دی جائے گی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے فائدے ہوں گے؟ یہ ایک ویلکم کیا جائے گا اس سٹیپ کو؟
जी बिल्कुल कामरान खान साहब, इस हवाले से जो अगर पिछले दिनों आप देखें कि काफ़ी कमांडर जो थे या काफ़ी जो मुज़ाहमतकार जो थे वो आए हैं और उन्होंने हथियार डाले हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। आवारान और दूसरे इलाकों में भी ये सिलसिला जारी है और जो इसका इम्पैक्ट जो इस वक्त बलूचिस्तान पे पड़ रहा है, जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे उसमें खासी कमी वाक़या हुई है और जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोयटा समेत जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी कारोबारी सरगर्मियाँ भी अब जिस तरीके से पहले एक खौफ की फ़िज़ा थी वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर सर शाम बाजार बंद हो जाते हैं, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो गई है। अब 14 अगस्त की तैयारियां भी की जा रही है, नौजवान बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात है। कोयटा में भी 14 अगस्त की भरपूर तैयारियां हो रही हैं, नौजवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बलूचिस्तान का हाल। आइए देखते हैं दुनिया भर में क्या होता रहा। आज मलेशिया के वज़ीर आज़म ने नजीब रज़ाक ने आज इस बात की बिलाखिर तस्दीक कर दी है कि बहरुल हिंद के जजीरे से मिलने वाला जहाज़ का मलबा मलेशियन एयरलाइंस के ही हमेशा से गुमशुदा तैयारे का ही है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी माहिरीन ने इस बात का हतमी तयन कर लिया है कि मलबे के टुकड़े MH370 तैयारे के ही हैं। BBS से खबर आई है कि तारिकीन वतन को इटली ले जाते हुए डूबने वाली किश्ती की तलाश बहरी रूम में जारी है। हुकाम का कहना है कि किश्ती में 600 अफराद सवार थे और वो सब के सब ज़ाया हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ने कहा है कि किश्ती के 400 अफसरान मुसाफिरों को अब बचा लिया गया है। दूसरी जंग अजीम में जापान के शहर हिरोशिमा पर पहले एटम बम गिराए जाने की 70वीं बरसी मनाई गई है। और दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए थे। आज की यादगारी तकरीब उसी रोज़ हुई जिसमें वज़ीर आज़म जापान खास तौर पे शरीक हुए हैं। आज की शायद सबसे बड़ी खबर सऊदी अरब से आई है, जहां पर एक बार फिर मस्जिद में खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें 17 सिक्योरिटी अहलकार जा बहक हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक हमला सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्जिद पर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर सऊदी अरब में दहशतगर्दी का ये सबसे बड़ा वाक़या है जो कि आज पेश आया है। नॉटिंघम में जारी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी एशेज टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 60 रन बनाकर आउट हो गई, सिर्फ 60 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रैड ने 15 रन देकर 8 खिलाड़ियों को आउट किया और एक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। सोशल मीडिया में आजकल क्या हो रहा है और इस हवाले से ट्विटर में देखते हैं कि वहाँ आज क्या दौर रहा, क्या ट्रेंड रहा। कौमी इदारों के खिलाफ बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर MQ भी खाए जनाब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं। आज भी उनकी तकरीर के बाद ट्विटर पर उनके खिलाफ धड़ाधड़ पैगाम चलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों के साथ कुछ मारूफ शख्सियात और एंकर पर्सन ने ट्वीट्स में MQM और इसके कायद अल्ताफ हुसैन पर शदीद और कड़ी तनकीद की। एंकर पर्सन जहाज़ेब ने कहा कि गुमशुदा कारकुनों के बारे में भारत को खत लिखना हिमालय जैसी बड़ी गलती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी ने लिखा कि अल्ताफ हुसैन के बयानात पाकिस्तान में MQM के रहनुमाओं के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एंकर पर्सन नदीम मलिक ने ट्वीट की है कि ये बात साबित हो गई कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। एंकर तलत हुसैन ने ट्वीट की है कि अल्ताफ हुसैन अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। अब MQM की मुकामी क़यादत को भी उनकी बातें तस्लीम नहीं करती। एंकर अहमद कुरैशी ने कहा है कि तंज़िया अंदाज में कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ फारूक सत्तार ही अल्ताफ हुसैन की तकरीर सही सुन पाते हैं। ये सब होता रहा सोशल मीडिया में और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।